अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, खदशात तो पहले भी थे, लेकिन जब से इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने ख़तरे की घंटी बजाई है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत 18 महीने ही चलेगी, तब से मुल्की सियासी मंजरनामे पर एक सवाल छाया हुआ है कि क्या वाकई ही शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, इसके दिन गिने जा चुके हैं। इस्लामाबाद की सियासी फ़ज़ाओं में ये सरगोशियाँ होने लगी हैं कि मौजूदा सेटअप मुकम्मल फ़ेल हो चुका है, अब मुतबादिल ऑप्शन की तलाश जारी है। फवाद चौधरी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि आसिफ जरदारी को साथ मिलाकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म इस उम्मीद पर बनाया गया था कि ये इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासी बयानिया है इसका बोझ उठा पाएंगे, खान की मकबूलियत को ब्रेक लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इनसे हुकूमत संभल रही है, ना ही मैशत। फवाद चौधरी की तरह इमरान इस्माइल को भी हवाओं का रुख जो है ये बदला बदला लग रहा है। उन्हें भी ये लगता है कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ऐसे में सेनेटर फैसल वाडा का ये मानना है कि हुकूमत को हर मामले की ओनरशिप लेनी चाहिए। हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, हुकूमत को किस चीज़ का डर है, खौफ है, इनके अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं उसको ये शायद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी समझ रहे हैं और अपनी नाअहली छुपाने के लिए लोग ड्रामा कर रहे हैं और तासुर दे रहे हैं कि जैसे इदारे आमने सामने आ गए हैं। इन बातों को तक़वियत उस वक्त और भी मिलती है जब हुकूमती वुज़रा खुद ये कहते हैं कि आइनी मेल्टडाउन का खदशा है। इन बातों को तक़वियत ऐसे भी मिलती है जब एक एक कर सीनियर लीगी रहनुमा मुस्लिम लीग नून की हिचकोले खाती जो कश्ती है इससे छलांगे लगा रहे हैं। पहले शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने पार्टी छोड़ी, फिर मोहम्मद ज़ुबैर ने राहें अलग की और अब खबरें आ रही हैं कि आसिफ किरमानी भी अलग हो गए हैं, ये कहते हुए कि मियाँ साहब सब अच्छा नहीं है, कभी पब्लिक में आकर देखें। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि नवाज़ शरीफ को बेबस कर दिया गया है, ये वो नवाज़ शरीफ नहीं जिन्हें मैं जानता था। यानी अंदर बाहर से मुस्लिम लीग नून के लिए खबरें अच्छी नहीं हैं। मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जैसे अदालती फैसले और जजेस पर तनकीद की जा रही है, जैसे हुकूमत ने PTI पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हुकूमत जो है वो पैनिक कर गई है। हुकूमत ने पहले कहा कि इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं, जब पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाया कि हमें तो एतमाद में लिया ही नहीं गया। फिर हुकूमत ने मौक़िफ़ बदला कि अभी हतमी फ़ैसला होना बाकी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इमेच्योर फ़ैसला जो है ये हमने डिक्लेयर किया है। अब कह रहे हैं कि इत्तेहादियों से मुशावरत भी करेंगे। ऐवान सदर में मुशावरत भी हो चुकी, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया क्योंकि पार्टी के अंदर इस बारे में डिस्कशन होना, फैसला होना बाकी है PTI पर पाबंदी के हवाले से। अब जहां ये सवाल है कि सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी खुलकर नून लीग का साथ क्यों नहीं दे रही है, वहीं ये सवाल भी है कि क्या PTI पर पाबंदी का फैसला वाकई नवाज शरीफ का है या नून लीग दबाव में आकर ये फैसला करने जा रही है। क्या वाकई शहबाज शरीफ जो हैं ये गुड बुक से निकल कर बैड बुक्स में आ गए हैं? अगर ऐसा नहीं तो हुकूमत गिरने की बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि नून लीग के अपने लोग ही कह रहे थे, जिन्होंने हुकूमत बनवाई है वो चलाना भी जानते हैं और वो चलाएंगे भी हुकूमत। अब सवाल ये है कि पुराने लीगी क्यों मौजूदा मुस्लिम लीग नून और हुकूमती जो सेटअप है इससे मुतमईन नहीं है। हैरत की बात है कि मियाँ साहब जाने वालों को रोक भी नहीं रहे हैं। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, बाहर तो किसी को नहीं लग रहा कि हुकूमत जा रही है, बाहर किसी को ये खौफ नहीं है। इवन के तहरीक इंसाफ से भी पूछें कि हुकूमत ये आइनी ब्रेकडाउन की बात क्यों कर रही है, क्या होने जा रहा है, कहते हैं हमें तो कुछ नहीं पता। ये किस चीज़ का खौफ है? किसी को नहीं लग रहा कि हुकूमत जा रही है, लेकिन जो हुकूमत में बैठे उन्हें लग रहा है हुकूमत जा रही है। ये क्यों आप लोग जाने की बातें कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत कहीं भी नहीं जा रही। जो लोग बाहर बैठे हैं और जो लोग हुकूमत का हिस्सा नहीं है उनको ज़रूर बिल्ली को छींचड़े नज़र आते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर जो है वो सियासी और माशी इस्तेहकाम ना आए, तो इस तरह की खबरों को जो है वो परवान चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन देखें, मरियम नवाज साहिबा ने जो 2 दिन पहले कहा कि इस हुकूमत को चलने दें, अगर इस हुकूमत के चलने में किसी ने रखना डालने की कोशिश की, आईनी हाथों से हम निपटेंगे। इस आवाम का सोचें, इस मुल्क का सोचें, इस हुकूमत को चलने दें। किसी ने हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश की, ये इतनी आसानी से नहीं होगा। ये मरियम नवाज साहिबा की 2 दिन पहले की बात है। कल नवाज शरीफ साहब ने कहा खौफ तो है, वो कह रहे हैं इमरान को लाया जा रहा है। नहीं, देखें, खौफ की बात नहीं है। एक फैसला जो आया वो फैसला बिल्कुल उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है और टेक्निकल बुनियादों पे हो रहा है।
कि एक जब पिटिशनर ने एक चीज मांगी नहीं, एक पिटिशन, वो पिटिशनर थे ही नहीं, पीटीआई इस पूरे मुकालमे का हिस्सा ही नहीं थे, और उनकी गोद में जो है इतनी बड़ी आप चीजें ला के लाद दें कि आप ये भी ले लें और वो भी ले लें, तो बिल्कुल उसके ऊपर बातचीत होगी। और ये जो झुकाव, देखें, फैसले आइन और कानून पे होते हैं। फैसले जो हैं वो ऐसे नहीं होते कि एक जमात जो है, जो हिस्सा ही ना बने, उसको आप जो है वो सब कुछ झोली में उनके उतार दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बल्ला छीनने का मतलब, इंतखाबी निशान छीनने का मतलब ये नहीं था कि आप तहरीक इंसाफ से बतौर पार्टी उनकी ये पहचान ही उनसे छीन ले और किसी इस नाम पर लोगों को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। बकौल सुप्रीम कोर्ट ने गलत तशरीह की इसकी इलेक्शन कमीशन ने। ये अजीब सी तशरीह है ना। देखें, निशान अगर नहीं है तो फिर वो टिकट किसको देंगे? टिकट जमा कराने होते हैं ना। अगर आपने टिकट नहीं जमा कराया और 25 कैंडिडेट्स ने कह दिया कि हम पीटीआई के हैं, तो आप कैसे तयन करेंगे कि कौन सा जो है कैंडिडेट जो है वो पीटीआई का? और अगर यही प्रेसिडेंट्स रखना है तो फिर तो मेरे ख्याल से पूरा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। 200 लोग एक पार्टी का लिख के मौकफ दे देंगे कि हम कैंडिडेट हैं, तो आप कैसे तफरीक करेंगे? तो इसमें कोई लॉजिक नहीं बनती ना। तशरीह अगर उन्होंने गलत की तो तशरीह कैसे की जाती है? अभी भी इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल से वो समझना चाह रहा है, और कंफ्यूजन है, आज भी कंफ्यूजन है उस फैसले की वजह से, क्योंकि इसकी कोई लॉजिक और सेंस समझ नहीं आती। अब आप इसकी लॉजिक बनाना चाहें और कहें कि जी तशरीह गलत हुई, बिल्कुल आप कह सकते हैं, ये डिस्क्रिशन है आपकी, आपने कहा है। लेकिन जो सिंपल सी बात है कि टिकट जमा कराएंगे तो पता चलेगा ना कि कैंडिडेट कौन है, और अगर नहीं जमा कराया तो फिर आप आज कैसे कह सकते हैं कि 15 दिनों में आप एफिलिएशन शो कर दें। पीटीआई के लोगों के पास 15 दिन का वक्त है, तो जाहिर है सीट्स उनको मिल जाएंगी तहरीक इंसाफ वालों को। लेकिन बात ये कि कैसे आप शो करेंगे? वो तो 4 जो हार गए, क्या पता वो कैंडिडेट हो, उन्होंने भी लिखा था कि हम पीटीआई से हैं। तो इस पूरी ये जो डिसीजन है, इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान है, टेक्निकल सवालिया निशान है, लॉजिकल सवालिया निशान है कि भैया आपने कैसे फैसला कर दिया। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो पाबंद है। नहीं, पाबंद तो है, उन्होंने कह दिया कि हम अमल दरामद करेंगे, और साथ ही अपनी लीगल टीम को कहा है कि अगर कोई रुकावट आती है तो फिर हम जाहिर है रुजू करेंगे अदालत से, हम पूछेंगे कि ये मसला है आईनी लीगल, आप हमें इस पर हमारी रहनुमाई फरमाएं। लेकिन लग रही रहा है कि हुकूमत के पास जो आखिरी हथियार है वो है जब ये मामला स्पीकर के पास जाएगा। क्या अब ये स्पीकर की सवाबदीद है कि वो नोटिफाई करते हैं या नहीं करते हैं? देखें, ये चीज तो वक्त आने पे पता चलेगा कि स्पीकर जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं और उन्होंने दोनों हाउसेस, ऑपोजिशन और ट्रेजरी को भी चलाना होता है, वो क्या फैसला करते हैं। मेरिट पे फैसला होना चाहिए, अगर आइन और कानून की तशरीह के मुताबिक फैसला होना चाहिए, जो जेन्युइनली लिखा हुआ है, अपनी तशरीह नहीं होनी चाहिए। तो ये देखा जाएगा जब वो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को है ना, स्पीकर साहब को है ना किसी और को है। पार्लियामेंट ने तो तशरीह नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट को तशरीह का इख्तियार है, बिल्कुल इख्तियार है, लेकिन तशरीह ऐसी नहीं होनी चाहिए ना कि जो कानून लिखा हो वो उससे कनेक्ट ही ना होता हो और वो अपना ही एक वो नई चीज बन जाए। तो यही बैलेंस जो है वो अचीव करना होता है। बहरहाल आपका जो सवाल है, हुकूमत बिल्कुल कंफर्टेबल है, हुकूमत के पास 200 से ज्यादा नंबर हैं और कोई ऐसा खतरा हुकूमत को लाहक नहीं है, और हुकूमत इंशाल्लाह अपने अगर ऐसा खतरा लाहक नहीं है तो क्यों ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि सरगोशियां हो रही हैं, अक्टूबर आने दें, इनकी जो इलेक्शन की जो अपीलें आनी है वो हमारे पास ही आनी है, तो सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो मतलब ये साजिश है ना जी। हाँ जी, ये आपको क्यों लग रहा है? कौन कर रहा है? ये खौफ है ना, कौन कर रहा है ये साजिश? ये तो आगे वक्त में और बज़ाहिर नजर आ जाएगा ना। जिस तरह साजिशें पहले की गई कि एक बंदा जो अपना मनी ट्रेल नहीं दे सका अपने अपार्टमेंट्स का, उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया और उसको जो है वो गुड टू सी यू कहा गया। ऐसा क्यों है? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सिर्फ नून लीग नहीं कर रही है, ये अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने भी किया है माजी में। ये हर कोई करता है कि अगर आप लोगों को इंसाफ मिलता है तो आपके नज़दीक ये है कि वही आइन और कानून के मुताबिक फैसला है जिसमें आपको इंसाफ मिल रहा है। ऑपोजिट को, ओपोनेंट पार्टी को अगर इंसाफ मिलता है तो वो क्यों हम डील समझते हैं, ढील समझते हैं, या उसको हम रिलीफ समझते हैं? क्यों? नहीं, देखें, बात मैं तो टेक्निकली तौर पे बात आपसे की ना। अगर 63A की तशरीह की गई और वो आइन आप किसी बच्चे को भी पढ़ाएं और फिर जो उसकी तशरीह की गई 63A की वो उस आइन के मुताबिक नहीं थी, तो फिर उसके ऊपर अगर आप बात करेंगे तो ये आप रद्द तो नहीं कर रहे ना, और ये तो हक है हमारा।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत पहले ही परेशान है कि अभी तो हम आए हैं कि जाने की बातें होना शुरू हो गई हैं। ऐसे में अडयाला जेल में कैद इमरान खान भी हुकूमत पर तनकीद करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। अब कड़ी निगरानी के बावजूद इंटरनेशनल मीडिया संडे टाइम्स में इमरान खान का एक और इंटरव्यू छप जाता है, जिसमें खान साहब ये कहते हैं कि उन्हें दहशतगर्दों वाले डेथ सेल में रखा गया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई बस 7 बाय 8 फीट है, जहां चलना फिरना भी मुश्किल है। इमरान खान ने अपना ये दावा भी दोहराया है कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है ताकि मुझसे कोई राब्ता ना हो सके, कोई मुझसे राब्ता ना कर सके। जैसे ही ये इंटरव्यू छपा, इस पर हुकूमत ने रद्द-ए-अमल दिया कि जेल में इमरान खान को तमाम सहूलियात मैसर हैं। वज़ीर इत्तलात ने अब सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए अडयाला जेल की ना जाने कौन कौन सी सहूलियात गिनवा दी। कैसे गिनवाई, देखिए ताला ताड़ को। आज एक बैनुल अक़वामी जरीदे के अंदर एक आर्टिकल आया कि खान साहब को डेथ सेल के अंदर रखा गया है। आई वुड लाइक टू एड्रेस मिस क्रिस्टीना लैम्ब, हु आई रिस्पेक्ट ग्रेटली। शी इज लिव्ड इन पाकिस्तान, बट मैडम, यू आर सैडली मिस्टेकन। दिस कन्विक्टेड person who is the chairman of PTI, he lives in a presidential suite. He has an exercise bicycle at his disposal. He has a walking gallery at his disposal, and he gives a proper lavish menu of what he wants to eat in the entire day. He holds 3 meetings weekly with his lawyers, with his friends, family, with his political leaders. तो ये वो मामलात नहीं है जो जेलों के अंदर हुआ करते हैं। अताउल्लाह तारड़ ने इमरान खान को उनका माजी भी याद दिलाया कि वो अपने दौरे हुकूमत में सियासी मुखालिफिन को कैसे जेलों में रखते थे। ये इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पीटीआई अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से 26 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे चुकी है। पीटीआई के 2 मुतालबे हैं कि एक, इमरान खान और बुशरा बीबी को नाहक कैद से रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा है कि पूरे मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। इससे पहले सरगोशियां ये हो रही थी कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को मिलाने और हुकूमत बनाने की कोशिशें हो रही हैं, मगर इमरान खान ने इन खबरों को रद्द किया और ये वाजे किया कि वो पीपल्स पार्टी से किसी सूरत हाथ नहीं मिलाएंगे। मुल्क को बहरान से निकालना है तो इसका हल सिर्फ नए इलेक्शन हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान ने भी नए इलेक्शन की बात के साथ ये दावा किया कि पीटीआई नए इलेक्शंस के लिए केपीके की असम्बली तहलील और बाकी असम्बलियों से इस्तीफे देने के लिए तैयार है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने फ़ौरन इसकी तरदीद की और ये कहा कि तहरीक इंसाफ ने किसी लेवल पर मौलाना से इस मौजू पर बात नहीं की है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मौलाना तो एक मंझे हुए सियासतदान है, वो इतना बड़ा बयान बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर किसी की कन्फर्मेशन के पीटीआई के इस्तीफ़ों के हवाले से, केपी के असम्बली तहलील करने के हवाले से दे कैसे सकते हैं। सवाल यह है कि इस नई सूरत हाल के बाद जेयूआई और पीटीआई के बढ़ते राब्तों को अब क्या एक बार फिर से ब्रेक लग सकती है? क्यों मौलाना चाहते हैं कि पीटीआई जो है वो इस्तीफ़े दे और केपी के असम्बली तहलील करे? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लाख मुश्किलात के बावजूद आज भी क्या इमरान खान की जो पार्टी है ये सोलो फ्लाइट के मूड में है, जो अपने बनाए हुए उसूलों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है? सवाल यह है कि क्या पीटीआई अपने सख्त मौक़िफ़ के साथ मज़ीद आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हुकूमत तो इस पर सियासत के दरवाजे मुकम्मल बंद करने की तैयारी कर रही है। असद कैसर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी पर दबाव डाला जा रहा है, कि हमारे लोगों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो पार्टी से अलग हो जाएं। फैसल वाडा का ये दावा है कि पीटीआई में 6 से 7 ग्रुप बन चुके हैं, वो पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी पेशगोई कर चुके हैं। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद अज़हर सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर साहब आपका। आपने सुना आज जो एक और आर्टिकल छपता है, सबसे पहले तो ये बताएं ये हो कैसे जाता है कि पाकिस्तानी किसी जर्नलिस्ट को खान साहब के पास जाकर बात करने की, उस तरीके से इंटरव्यू लेने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की एक्सेस कैसे हो जाती है वहाँ पे? अच्छा, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं हैरान होता हूँ, वजीर इत्तलात, अच्छा वो अंग्रेजी बोल रहे थे, मैं हैरान हो रहा था वो किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। बड़े लिखे इंसान है, अंग्रेजी इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी बोली जाती है। अच्छा चले, मैं पहले उनकी इस्लाह कर दूं। इमरान खान इस वक्त कन्विक्टेड प्रिजनर नहीं है। 4 केसों में सजा हुई थी, 2 में तोशाखाना 1 इलेक्शन कमीशन वाला और तोशाखाना 2 नैब वाला, उनमें सजाएं सस्पेंड हो गई हैं। बाकी 2 कन्विक्शन और हुई थी, साइफर, उसमें बरी हो गए हैं, और फिर एक और कन्विक्शन थी इद्दत वाली, उसमें बरी हो गया है। पहले तो बात है वो कौम से माफी मांगे, तो ये कन्विक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करके तौहीन की है। अब आते हैं अगली बात की तरफ। 9 मई के केसों में उनकी गिरफ्तारी डाली हुई है, या अपना नया तोशाखाना में गिरफ्तारी डाली है, वो अंडर ट्रायल, यानी अभी अंडर ट्रायल भी नहीं है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। यानी ये भी मैं क्लियर कर दूं इस बात को। और इसमें और अगली चीज बता दूं आपको
और मैंने इस हवाले से सदर को और वजीर आजम सबको, आपको याद है मैंने आपके पहले प्रोग्राम में बताया था कि मैंने इमरान खान साहब जेल में मिलने सहूलियात का क्वेश्चन किया था और सिर्फ एक दिन की तस्वीर लगा के ये कहा गया कि इमरान खान को बिल्कुल सहूलियात नहीं मिल रही। मैं इस बात का गवाह हूं और मैंने वो सारे सेल वगैरह देखे हो, मैं खुद अपना लॉयर्स मूवमेंट थी 2007 उसमें रह के आया हूँ 26 दिन, और जो इमरान खान साहब कह रहे हैं डेथ सेल में, मैं भी वही रहा हूँ, मुझे तो अंदाजा है इस बात का। तो ये सहूलियात जो है ना, मैं उनकी आसानी के लिए, उन्होंने शायद पढ़ा नहीं है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट नहीं पढ़ा, ICCPR नहीं पढ़ा, कन्वेंशन और टार्चर नहीं पढ़ा, नेल्सन मंडेला रूल्स नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ लें। नहीं तो आप जो प्रिजन रूल है उसमें पढ़ रहे हैं, उसमें कैदी को वॉक के लिए सहूलत देनी है, कैदी को स्पोर्ट एक्टिविटीज देनी है, कैदी को खुला मैदान देना है, कैदी को अपनी मर्जी का खाना देना है। ये कोई एहसान नहीं हमारे ऊपर हो रहा, ये तो हमें बताया जा रहा है, गिनवाया जा रहा है एहसान है। और इनके दौर में बता दें, चले बता देना वो सहूलियात जिनकी बात कर रहे हैं, कैदे तन्हाई वाली। खान साहब देखे ना, दो ऑपोजिट वर्जन आ रहे हैं ना। खान साहब कह रहे हैं मुझे कैदे तन्हाई में रखा गया, मुझे सहूलियात नहीं दी गई। सहूलियात भले ही हक है कैदी का, लेकिन अगर दी हुई है तो उसका डिनाइल क्यों कर रहे हैं खान साहब? वो जो तस्वीरें आई थी, क्या फिर वो जाली तस्वीरें थी? एक्सरसाइज मशीन पड़ी हुई है, इंपोर्टेड फूड नजर आ रहा था, TV स्क्रीन लगी हुई है, वॉक गैलरी दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं आपके साथ, कैदे तन्हाई से क्या मुराद होता है? क्या यानी कैदे तन्हाई से अकेले कैदी को रखना है, वहां पर कोई मिलजुल नहीं सकता कैदियों से, और उसमें 4 बैरक्स के अंदर आप एक मशीन रख दें, तो क्या मशीन रख देने से कैदे तन्हाई खत्म हो जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो आपने तो वो कमरा देख लिया, वो कमरा 7 बाई 8 फुट का ही है। चलें, ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कमरा ऐसा नहीं था तो जो नवाज शरीफ के लिए बेडरूम के स्टाइल में साला का गेस्ट हाउस वो नहीं था। इमरान खान ने इस तरह की सियासत नहीं की है। अब आते हैं अगली बात की तरफ के, जो बातें सारा चल रहे हैं ना आप, यानी पहले तो इस बात को बड़ा वादा डिनाई कर दें, एक पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर मैंने पिटीशन फाइल कर दी है। उससे पहले 25 तारीख को अडियाला जेल में कैदी जो है उनके बारे में डिटेलें जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने मांग ली हैं, और नई दरखास्त भी मैं दे रहा हूं जिसमें मैं UN कन्वेंशन वर्किंग पेपर जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये सहूलियात इंशाल्लाह। अच्छा, ये सहूलियात में ये प्रेसिडेंशियल स्वीट की क्या, वो उन्होंने कहा हम तो प्रेसिडेंशियल स्वीट दिया हुआ है, ये जेल में क्या होता है प्रेसिडेंशियल स्वीट, ये कहाँ होता है? अच्छा, मैं आपके लिए अगली बता देता हूँ बात। देखिए, अंडर द प्रिजन रूल जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है या ग्रेजुएट हो या टैक्स गुजार हो, उसको बेटर क्लास दी जाती है। और जब ये अटक जेल से ये लेकर आए तो इन्होंने लिख के दिया कि इनको बेटर क्लास देंगे। और प्रेसिडेंशियल सूट को इस तरह का होता है कि एक बैरक 7 बाई 8 जिसकी तस्वीरें आपने दिखा दी हैं, प्रेसिडेंट सूट वो होता है जो नवाज शरीफ को दिया हुआ था। मरियम सफदर में विजिट किया, बाथरूम यानी जिस तरह का बाथरूम रखा हुआ है ना कि उसी जेल के अंदर, ये इजाजत ही नहीं है। इमरान खान को एक भी सहूलत नहीं। आ जाए, इस पे जुडिशल कमीशन में ला लें, आकर देख लेते हैं, तहकीक करते हैं, वो अपना वोकला जाए, सिविल सोसाइटी जाए, जर्नलिस्ट जाए, वो जाके जेल के अंदर एक एक चीज की तहकीक करके आए, तो आप ये ज़हन में रख लीजिएगा शर्मिंदगी होगी, इनके लिए भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था वो कालम का गुस्सा उतारना था। कालम के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, देखिए हम भी जाते हैं ना, मुझे पहले ये बता देना कि पाकिस्तानी सहाफियों को तो एक्सेस ही नहीं है कि जाएं और जाकर बैठकर सुकून से इंटरव्यू कर लें। बाहर के मैगजीन्स में, बाहर के अखबारों में आर्टिकल भी बड़े बड़े छप जाते हैं, इंटरव्यूज भी छप जाते हैं। वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की एक्सेस क्यों, कैसे इतनी आसान हो जाती है खान साहब तक? वो कॉलम के अंदर बड़ी वजाहत के साथ लिखा है कि वो खुद नहीं आई हैं, क्रिस्टियाना खुद नहीं आई हैं, उनके वोकला को भिजवाया है, जो वोकला ने इंफॉर्मेशन दी है वो छापी है। तो इसमें क्या, यानी मैं जाता हूँ, यानी मैं मिलने के लिए जाता हूँ, पहले तो कई दफा मिलने नहीं देते, बड़ी तकदो करनी पड़ती है। और ये जो कहते हैं ना, नवाज शरीफ की तादाद थी रोजाना मिलने वालों की 32 और इमरान खान की सिर्फ 6 और 3 दिनों के लिए, सिर्फ ये रोजाना की तादाद नहीं है। ये भी मैं क्लियर कर दूं। उसमें जब हम जाते हैं, हमसे पेन भी ले लिया जाता है, लेकिन हमसे जो इन्फॉर्मेशन होती है बाहर आके मीडिया को बताते हैं ना कि क्या गुफ्तगू हुई है। इसलिए कभी कभी, जैसे अभी लास्ट टाइम जो गए हैं इमरान खान साहब से, समी इब्राहिम, बाकी सारे जर्नलिस्ट के, बुशरा बीबी से भी मुलाकात हुई और जो बातें उन्होंने कहीं आकर बाहर कह दी। तो इस तरह ये जो मैं इसको अनहोनी नहीं समझता, मैं कह रहा हूँ ये डर और खौफ है इनका, आप रोक नहीं सकते हैं। इमरान खान इस वक्त कन्विक्टेड कैदी नहीं है, अब वो एक आजाद कैदी हैं, एक ऐसे पर्चों में है कि जिनमें अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। ये भी बताता चलूं कि उनमें ट्रायल भी नहीं है। तो उनके साथ कह रहे थे आज के 6 से 7 और रेफरेंस आ रहे हैं खान साहब के खिलाफ। अच्छा, वो मैं बताऊं ना, वो मैं ख्वाजा साद रफीक का केस मुझे याद आ गया। जो जस्टिस मकबूल बाकर होते थे, उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कहा, फिर वो वजीर आला सिंध बन गए,
अभी वो एडहॉक जजेस में नाम उनका आया था, वो जब देखा कि हालात ऐसे था, है ना, वो तो देखे ना वजह क्या है कि उन्हें भी नजर आ रहा है ना कि ये जजेस का मकसद क्या है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि अभी 6-7 रेफरेंस जब आएंगे, दूर के दोल सुहाने हैं, हम भाग नहीं रहे, फेस करेंगे, सबको फेस कर रहे हैं और ये सारे खचोखचाक की तरफ बह जाएंगे। बहुत शुक्रिया माहिर कानून तहरीक इंसाफ के रहनुमा अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का हुकूमती फ़ैसला इत्तेहादियों से मुशावरत से पहले ही बाउंस बैक कर गया है? क्या वाकई ये फ़ैसला अदालती फ़ैसले के रद्द अमल में उजलत में किया गया था? और क्या वाकई हुकूमती जमात के अपने रहनुमाओं को भी पाबंदी लगाने के इस फ़ैसले का इल्म नहीं था? उधर तहरीक इंसाफ को अदलिया ने अपनी पहचान वापस दी, उधर हुकूमती वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI पर पाबंदी लगाने का रेफरेंस भेजने का हुकूमती फ़ैसला भी सुना दिया। वज़ीर साहब ये भूल गए थे अता तारड़ साहब कि जिस हुकूमत का वो हिस्सा हैं वहाँ कुछ और फैसला साज भी बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने तो फ़ौरन ही इस फैसले के साथ चलने से इनकार किया, लेकिन फिर सदर मुमलिकत साहब उनकी एंट्री होती है, उन बयानात को पार्टी से अलग किया जाता है और जमहूरी तरीके से पाबंदी के फ़ैसले का हल निकालने पर की बात होती है कि पार्टी के अंदर डिस्कशन कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी फैसले पर पहुंचेगी। दूसरी तरफ दूसरी इत्तेहादी जमात MQM ने भी अपनी राय अभी तक नहीं दी है कि वो पाबंदी लगाने के हक़ में हैं या मुखालिफत में। MQM ये तो मानती है कि PTI रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है, लेकिन अभी खुलकर पाबंदी लगाने पर हुकूमत से मुत्तफ़िक नज़र नहीं आती। नाज़रीन, मौजूदा MQM पर इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर MQM की नवाजिशात की तासुर की कहानियाँ ये ज़बान ज़द-ए-आम है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि MQM ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने में फौरी फ़ैसला क्यों नहीं दिया? क्या अभी इस्टेब्लिशमेंट भी इस फैसले के हक़ में नहीं है? शहबाज शरीफ की हुकूमत जिस तरह सियासी और अदालती मामलात को हैंडल कर रही है, क्या ये MQM समझती है कि हुकूमत अपने लिए खुद ही नुकसान कर रही है? क्या इत्तेहादियों को भी हुकूमत का मुस्तकबिल तारीक दिखाई दे रहा है? क्या इत्तेहादियों को भी कोई आइनी मेल्टडाउन नज़र आ रहा है? क्या इत्तेहादियों को भी लग रहा है कि हुकूमत को अक्टूबर के आने का खौफ है? इसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, क्या MQM को एतमाद में लिया गया था जब जिस दिन अता तारड़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये फ़ैसला सुनाया कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए रेफरेंस भेजा जाएगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद धचका लगा या पहले से आप लोगों के इल्म में था, आप लोगों को एतमाद में लिया गया था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि असेंबली में बड़ा तवील तरीन सेशन चला था बजट का और उस दौरान भी ऐसी कोई बात हुई, कई मीटिंगें हुई, लेकिन PMLN की तरफ से बाज़ाब्ता किसी भी किस्म की डिस्कशन मैं नहीं समझता कि किसी भी पार्टी से हो, लेकिन बिलखुसूस MQM से कोई मुज़ाकरात या पहले से कोई बात या पहले से कोई तजावीज़, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसके ऊपर बहुत आइनी, कानूनी, सियासी हर तरह के पहलुओं पे गौर करना होता है। लेकिन ऐसी कोई भी उन्होंने हमसे मशावरत नहीं की, बल्कि PMLN के खुद लोगों के बयान हैं कि वो जल्दबाजी में की गई और उन्हें खुद भी एतमाद में नहीं लिया गया। तो आप लोगों ने इस पर फिर एतराज़ किया अब कि आप लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है? बिल्कुल एक बहुत बड़ा फ़ैसला है किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का, आप लोग इत्तेहादी हैं, क्यों हमेशा आप लोगों को ये गिला रहता है कि हुकूमत फ़ैसला साजी में आप लोगों को शामिल नहीं करती है? तो ये गिला पहुंचाया क्यों आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया? और आप लोग क्या इस हक़ में हैं कि PTI पर पाबंदी लगे? जिस फैसले का हमसे मशवरा ही नहीं लिया गया उसमें गिला किस बात का? अगर ये करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने तौर पे करें, ना हमारा उसमें ना हाँ है ना है। और लेकिन हाँ, सियासी तौर पर किसी पाबंदी लगाने की वजूहात होती हैं और उन वजूहात का, क्योंकि वो बहैसियत सियासी जमात आप उसे टारगेट करते हैं, तो पहले ये तय करना है कि जो FIR कटी हैं वो सियासी जमात पे कटी हैं या सियासी जमात के कुछ इनफरादी कायदीन या कारकुनान या जिम्मेदारान पे कटी हैं। अगर तो बहैसियत सियासी जमात
उसकी कोई एक्टिविटी ऐसी थी कि जिसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, तो फिर इस सियासी जमात के पाबंदी लगाने का इतना ताखीर का इंतजार किस वजह से किया गया? अगर तो वजह सिर्फ 9 मई है तो 9 मई की केसेस का तो अभी फैसला हुआ नहीं है, और अगर फैसला हुआ नहीं है कि किसने दहशतगर्दी की, कोई बतौर पूरी पार्टी उसमें मुलव्वस थी, तो कैसे किसी पार्टी पर पाबंदी लगाई जा सकती है? मैंने ये गुजारिश की आपसे कि FIR पार्टी के खिलाफ कटी है या इनफरादी किसी के खिलाफ कटी है, और उसके बाद जाहिर है निशान छीनने के अलावा अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी PTI को एक फैसले के अंदर उसकी पॉलिटिकल एंटिटी को तस्लीम किया है, और उसमें भी हमारी हुकूमत की तरफ से कोई खातिर खा उस केस में कोई बहुत ज़्यादा डिफेंस हमें देखने में नहीं आया, तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे PTI किसी भी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। उस जमात के वो अनासर, क्योंकि जाहिर सी बात है जमात में सिर्फ 10, 15, 20 लोग नहीं, हज़ारों कारकुनान होते हैं, और हज़ारों के हज़ारों कारकुनान उनके ऊपर अब मुहिब वतन होने का ना होने का दाग नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सियासी एजेंडों की तरफ गामजन होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उसमें अगर कोई ऐसे हैं जो कि बाकायदा FIR में नॉमिनेट हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें वैसे ही बड़ी ताखीर हो गई। तो आप लोग MQM पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने PTI को मखसूस नशिस्तें वापस लौटाने का कहा कि उनका हक है, उनको दी जानी चाहिए, तो इस पर अमल दरामद होना चाहिए? आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं, या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अदलिया पर, जजिस पर तनकीद हो रही है, चढ़ाई की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि इस मुल्क को चलने दो, अगर रखना डालने की कोशिश की तो आनी हाथों से निपटेंगे, तो मैसेज तो यही मिल रहा है कि हुकूमत जजिस से निपटना चाहती है, तो क्या हुकूमत की तनकीद में आप इस हुकूमत के साथ हैं, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आप सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं? देखिए, फैसला आ चुका है और एक लाजब बेंच से फैसला दिया है। अगर हमें फैसले से इख्तलाफ भी है तो हम सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड प्रोसीजर है उसी में जाके इख्तलाफ करेंगे ना। हाँ। सुप्रीम कोर्ट या अदालत, कोई भी अदालत है, उससे इख्तलाफ का तरीक़ाकार, प्रेस कॉन्फ्रेंस या गम गुस्से का इजहार या वो तो नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है फैसले पे एतराज़ किया जा सकता है, फैसले पे तनकीद की जा सकती है, लेकिन अगर फैसला पसंद नहीं है तो उसके लिए रूल्स ऑफ बिजनेस सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं, जिसमें रिव्यू पिटीशन वगैरह मौजूद है। लेकिन अभी तक मैंने आपसे क्या कहा कि भाई हुकूमती इत्तेहाद हमें बताएगा ना कि आया उनकी तजवीज़ क्या है। जब वो हमें आगाह करेगा तो हम इस बारे में भी सोचेंगे कि आया हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और जब हमें हुकूमत कहेगी तो हम तमाम कानूनी और आईनी माहिरीन बैठ के इस पे सोचेंगे। वैसे बड़ी अजीब बात है कि मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी चल रही है, एक अहम फैसला हुकूमत ने सुनाया है जिस पर हुकूमत के अपने अंदर लोगों को इल्म नहीं है, और उसमें इत्तेहादियों को खातिर खा में ना लाना, मुशावरत ना करना, एतमाद में ना लेना, बड़ी एक अजीब सी बात नहीं लगती है? तो क्या फ़ायदा ऐसी हुकूमत का हिस्सा बनने का? नहीं, अब आप कम अज़ कम इसको इस तरीके से तो ना लपेटें। जाहिर सी बात है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी सिस्टम का पार्ट होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उस सिस्टम की हर पार्ट की आगाही आपको बहैसियत कोalition हो। हुकूमत अगर समझती है कि वो अकेले इस पूरे मामले से नबर्दाज़मा हो सकती है और वो ज़रूरत समझती है कि उसे हमारी उसमें शिराकत या इश्तराकियत या मशावरत की ज़रूरत नहीं है, तो फबिहा वो बिल्कुल करे। लेकिन जहाँ हमारे मफादात टकराएंगे तो वहाँ जहाँ हुकूमत हमें बुलाए या ना बुलाए, हम अपने मफादात के लिए हुकूमत के साथ जाएंगे, बात भी करेंगे, मुज़ाकरात भी करेंगे, और कहीं उसके खिलाफ खड़ा होना हुआ तो खड़े भी होंगे। तो जजिस पर तनकीद के हवाले से आप लोग इस हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं? देखिए, मैं जजिस पे तनकीद का तो बिल्कुल कायल नहीं हूँ, चाहे वो किसी भी फोरम पे हो। फैसले पे तनकीद की जा सकती है, फैसला आपको पसंद नहीं है उस पर बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन फैसला कोई 2 दिन और 4 दिन में नहीं आया, तो इस दौरान जितनी समात होती रही तो जो भी जमात या जो भी उस पर तनकीद कर रहा है वो क्यों ना उस फैसले के दौरान बहैसियत इंटरवीनर ना बना। उसे किसने रोका था कि अगर वो उस फैसले से मुतासिर है तो वो भी दरख्वास्त दाखिल करे, जनाब मेरी भी सुनवाई की जाए, क्योंकि इससे मैं भी मुतासिर होऊंगा।
अब जब तमाम फैसले हो गए और सब बैठे हुए टेलीविजन पे प्रोसीडिंग देखते रहे, खुद अदालती उस प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बने, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें इस तरह से खंबा नोचना चाहिए। ये सियासी जमातों की बहुत बड़ी कमजोरी है कि उन्होंने एक अटॉर्नी जनरल और उसकी टीम पर रिलाय करते हुए एज ए अपनी पॉलिटिकल एंटिटी अपने आप को इस प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनाया। और अगर अब फैसला आ गया है तो आप फैसले पे तनकीद करें, लेकिन आपकी फैसले की तनकीद सिर्फ मीडिया पॉइंट स्कोरिंग तक ही है। फैसला तो आ चुका है। सही। जजेस पे जहां तक तनकीद करना है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। मैं किसी भी सूरत में इस फेवर में नहीं हूं कि जजेस पे किसी भी तरीके से उनकी जात पर या उनके तरीक़ेकार पे तनकीद की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, इनके रहनुमा मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। हाल ये है कि जिस पार्टी को इलेक्शन की कैंपेन नहीं करने दी गई, खुलकर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त पीटीआई को नहीं दी गई, आज तक वो पार्टी जलसा नहीं कर सकती है। बहुत से जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो मंजर से गायब हैं। ख़ुद इमरान खान बदस्तूर जेल में है। ऐसे में हुकूमत गिरने का ख़तरा आखिर है तो किसको है, किससे है? क्यों मुस्लिम लीग नवाज़ पैनिक कर गई है? क्यों अपनी ही हुकूमत के खुद ही जो सोच रहे हैं कि हमारी हुकूमत जाने वाली है? क्यों मरीम नवाज़ ने ये बयान देकर सबको डाउट में डाल दिया है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? किसने कहा है कि 5 साल पूरे नहीं होंगे? आपको कौन कह रहे हैं कि आप लोग 5 साल पूरे नहीं कर रहे हैं? और अगर किसी ने वो कह रही हैं कि रखना डाला तो आईनी हाथों से निपटेंगे, क्यों वो इमरान खान के वापस आने की खबर दे रही हैं? ऐसा क्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है? मखसूस सीटों का फैसला आने के बावजूद किसी को नहीं लग रहा कि हुकूमत जा रही है, लेकिन फिर हुकूमत को क्यों लग रहा है कि बसात लपेटने की तैयारी हो रही है? क्यों हुकूमत डर गई है? ये डर कहीं महंगी बिजली के भारी बिलों पर गुस्से से लाल आवाम का तो नहीं है? ये डर कहीं हुकूमत की इस बैड गवर्नेंस का तो नहीं जो बदतरीन महंगाई के बावजूद सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है? ये डर कहीं अवामी हिमायत के बाद इंतज़ामी सपोर्ट जाने का तो नहीं है? ये डर कहीं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की तफरीक सामने आ जाने का तो नहीं है? ये डर खौफ कहीं तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर पुलिस के ज़रिए कराए गए मज़ालिम का तो नहीं है? या ये डर कहीं हम कहें कि जाली मैंडेट के खिलाफ अदलिया के मुमकिन फैसलों का तो नहीं है? हुकूमत का ये डर तहरीक इंसाफ को इसकी शनाख्त वापस मिल जाने का तो नहीं है? ये डर कहीं बयानिए पर बयानिया फेल होने का तो नहीं है जिसके नतीजे में अवामी हिमायत खो दी गई है? क्यों हुकूमत इतना पैनिक कर गई है? क्यों हुकूमत को लग रहा है कि जो है वो आइनी ब्रेकडाउन हो जाएगा? मुल्क में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी है, लेकिन हुकूमत क्यों समझ रही है कि वो मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी? हुकूमत क्यों जजेस को धमकियां देने पर उतर आई है? मैं बात करूंगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, आपको क्या वजह समझ में आती है? एक आम इंसान को तो लगता है कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जिसकी वजह से हुकूमत इतना पैनिक कर गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ये नहीं लगता कि हुकूमत जो है ना वो अपनी अक्सरियत खो देगी? चलें 2/3 चली जाएगी, सिंपल मेजॉरिटी तो रहेगी, पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी साथ खड़ा है, MQM का इत्तेहाद भी साथ खड़ा है। ये पैनिक क्यों कर गई है हुकूमत? ये पैनिक इसलिए कर गई है क्योंकि जब वो 6 जजेस ने लेटर लिखा है और ऑल ऑफ अ सडन आप देख रहे हैं कि अब डिसीजंस कैसे आ रहे हैं। दुनिया को भी पता था, सबको पता था कि क्या ठीक है, क्या क्या गलत है, लेकिन ये जो इस वक्त जो रूमर्स चल रहे हैं ये वही चमचे चलाते हैं जो कि पिछली गवर्नमेंट्स को भी उड़ाया, आज की गवर्नमेंट की भी उड़ाने के चक्कर में, और ये पार्टी के अंदर से ही लोग होते हैं जो कि ऐसी रूमर्स लगाते हैं। अब मरियम ऑब्वियसली वो डिफेंड कर रही हैं, उन्होंने अपने वालिद को भी अकेला पहले डिफेंड किया, आज वो गवर्नमेंट को भी डिफेंड कर रही हैं। मुझे बताएं कि अपार्ट फ्रॉम द साइकोफेंस ये बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि बाकी लोग फेंस पे बैठ गए हैं, वो डर रहे हैं कि कल जी दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है या डिसीजन कुछ और आ जाता है तो फिर क्या होगा। अगर तो डिसीजन सही आता है तो 114 सीटें तो पीटीआई के पास बैठी पड़ी हुई हैं। अब 114 के साथ वो मेजॉरिटी पार्टी बन जाती है तो इनका क्या बनेगा? क्या पीपल्स पार्टी इनके साथ रहेगी, नहीं रहेगी, आगे देखेंगे। अभी आपने कहा सिर्फ 114 नहीं ना, आप ये ट्राइब्यूनल्स के फैसले भी अगर उम्मीद के साथ अपने खाते में डाल लें तो देख लें बात कहाँ चली जाएगी। बिल्कुल, आई एग्री विद यू, बिल्कुल, आई टोटली एग्री। लेकिन साथ साथ अब आप देखें ना, जिस तरह हम अपनी डिबेट्स को एमिनेट कर रहे हैं कि जी पीटीआई को बैन कर दो, पीपल्स पार्टी ने अपना रिएक्शन दे दिया,
अब क्रूशल मौकों के ऊपर क्या पीपल्स पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी या नहीं खड़ी रहेगी, दैट इज द क्वेश्चन। और पीपल्स पार्टी इस वक्त खुल के नहीं आ रही है बिकॉज आपके जो इकोनॉमी के हालात हैं वो इतने खराब हो गए हैं कि आज गौहर एजाज बात कर रहे हैं, वो खुल के बात कर रहे हैं भाई ये जो आईपीपीज ने मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया, इस पे तो कोई बात कर ही नहीं रहा है शाजिया, इस पे तो बात ही कोई नहीं कर रहा। हम रो रहे हैं कि जी महंगाई महंगाई, भाई महंगाई जरूर है लेकिन महंगाई क्यों है, वो जो क्वेश्चन मार्क है उसको तो एड्रेस ही नहीं हम कर रहे। हम आईपीपीएस को उनको टच नहीं कर सकते क्योंकि सॉवरेन गारंटीज है, सॉवरेन गारंटीज है। एक और एक थ्योरी आ गई है कि पाकिस्तान को बैंकरप्ट हो जाना चाहिए ताकि हम आईपीपीएस के इनसे निजात हो जाएगी, या इंटरनेशनल कोर्ट्स में नहीं जा सकेंगे और फिर हम इसको दोबारा रिवाइव कर देंगे परहैप्स ऑन श्रीलंका फैशन। नो, द क्वेश्चन इज हमारी जो गवर्नेंस है ये बड़ी खराब हो रही है और इस गवर्नेंस को मैं तो यही कहूंगा मरियम को भी उधर से जो आपके मुराद अली शाह और ये गंडापुर साहब सबको यही है कि भाई खुदा के लिए अपनी गवर्नेंस को ठीक करो। मरियम कर रही है लेकिन मरियम के नीचे ये जो चमचियां और चमचे हैं ये इनका बड़ा गर्क करेंगे। मैं आज आपको फोन के ऊपर कह रहा हूं, ये मैंने नवाज शरीफ को इन फेस कहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, ये लोग मैं कहता हूं सब जो भी आता है ना वो काम करने की कोशिश करता है। ये जो नीचे दीमक लग जाती है ना, जिस तरह किलर वेल को वो टिक्स लग जाती हैं या वेल मच्छियों को लग जाती हैं, ये वो लोग हैं। मीर साहब, अभी आपने पीपल्स पार्टी की बात की कि देखना है कि वो मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े होते हैं या नहीं होते, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी साथ देगी? I don't think so. I don't think so. मुझे तो याद है शाजिया बता रही थी, उनके पास क्या ऑप्शन है? हुकूमत जाएगी तो जाहिर है उनकी भी जाएगी, आईनी ओहदे उनके पास हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, प्रेसिडेंट उनके हैं, गवर्नर्स उनके हैं, तो नुकसान तो फिर उनका भी होगा। देखिए ना, प्रेसिडेंट उनके हैं, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, गवर्नर्स है वो बेचारा चपड़ासी नहीं लगा सकता। पावर क्या है, सिग्नेटरी पावर है, ये पावर तो चीफ मिनिस्टर्स के पास होती है, इनके पास क्या पावर्स है? सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, और जो 58(2)B जो इन्होंने दे दिया था जरदारी साहब ने टू द पार्लियामेंट, पावर तो पार्लियामेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास क्या है? प्रेसिडेंट के पास तो कुछ भी नहीं है इस वक्त। सो द क्वेश्चन इज वो एक सिग्नेटरी टिटुलर हेड है एंड दैट्स अबाउट इट। द क्वेश्चन इज रियल पावर जो चाहती है पीपल्स पार्टी, वो तो प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टरशिप मांगती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एक और एक कैंडिडेट आपके सामने शायद इमर्ज कर जाए, वो कहते हैं जी टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट इन 12 मंथ्स। इसीलिए मरियम जो कह रही हैं ये 5 साल हुकूमत करेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि रूमर्स निकल रही हैं इस तरह की, लेकिन ये वो कहते हैं ना कि देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो फायर विदाउट स्मोक। तो कुछ ना कुछ तो कहीं। तो ये आईनी मेल्टडाउन का इशारा किस तरफ है, वो किन हालात की इंडिकेशन है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने किया 2 रोज पहले? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, शेख रशीद साहब हो गए, ये लगाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। द क्वेश्चन इज कि किचन कैबिनेट के अंदर क्या हो रहा है। हर पार्टी की जो किचन कैबिनेट है ये वो कहते हैं वेरी क्लोज नेट ये कैबिनेट होती है, ये बात निकालती नहीं है बाहर। वर्कर्स को पता नहीं चलता कि हो, और यही वजह है कि एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर और ये रूमर्स और रूमर मॉन्गरिंग शुरू हो जाती है। तो बट एट द एंड ऑफ द डे चले, आई डोंट नो, आपको नहीं लगता ये बड़ा अजीब सी बात है कि इतना बड़ा फैसला अगर हुकूमत करती है पाबंदी का तो अपनी इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लेती? आपको पता है पीपल्स पार्टी ने कहा भाई हमसे तो पूछा ही नहीं गया। अभी ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं हमें तो बताया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, इन्होंने हमसे मुशावरत करना ही मुनासिब नहीं समझा। तो आप समझते हैं इतना बड़ा फैसला अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर हुकूमत कैसे कर सकती है? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना जी कि इन दोनों के जो नजरियात हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पीपल्स पार्टी इज मोर लिबरल इन कंपैरिजन टू PMLN, और इनके जो आप कह रहे हैं ना नजरियाती आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। हाँ, इकट्ठे हो जाएंगे PDM के अंदर, फॉर एग्जांपल एक आदमी के लिए, इमरान के लिए इकट्ठे हुए थे ना सारे, वो खत्म हो गए, दे बैक टू नॉर्मल, स्क्वायर वन। उससे पहले भी आपने देखा कि ये जब पीपल्स पार्टी और उनकी कोलिशन बनी थी, मैं तो इनफैक्ट नवाज शरीफ के साथ वापस आया था जिस दिन सुबह आके इस्लामाबाद में ये अनाउंस किया था कि जी मैं गवर्नमेंट से जा रहा हूँ, और उसी वक्त वो चाहते थे कि ये परवेज इलाही और चौधरी शुजात ये इकट्ठे हो जाए। ये बातचीत भी शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में जो बताया जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ ने इसको ब्लैक बॉल कर दिया था और ये इत्तेहाद नहीं हो सका। बहरहाल ये जो चीजें हैं ये आपकी चलती रहती हैं। अब आप मुझे बताओ यार एक चीज,
आज और कल ये घोर एजाज शोर मचा रहे हैं कि आप कैपेसिटी से टैक्स ले रहे हो, आपने जो आपका प्रोडक्शन है उसमें तो आप बात ही नहीं कर रहे। हाँ। और आप हजारों करोड़, शाजिया हजारों करोड़ आप इनको पैसे दे रहे हैं जो कि बिजली भी और जो हम ले ही नहीं रहे, वो बिजली का जो जिस चीज को जो चीज हमें मिल नहीं रही है हम उसकी पेमेंट्स कर रहे हैं, वो भी डॉलर्स में कर रहे हैं और डेली बेसिस पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब आप मुझे बताओ ये लोग चीखेंगे कि नहीं चीखेंगे? चीखेंगे कि नहीं चीखेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा 24 दिन लगते हैं यूक्रेन से गंदम आने के लिए, 8 दिन में गंदम इधर आ गई इंटरिम गवर्नमेंट पे। इसकी कोई किसी ने बात की है? सही। सेनेट के चेयरमैन को एक मेंबर ने इसको रेज किया, कोई बात हो रही? हम एड्रेस नहीं कर रहे जो हमारा कैंसर है, हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे और नहीं करेंगे तो हम यही बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब, मेरे बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।